मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, अगर मैटर को हम केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग लें तो हम इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? जैसे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सो दैट इज मैटर। अगर अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी हम इसे डिवाइड करें तो ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिर आप डिवाइड करते हैं किसमें? 2 वे में। पहला आता आपका एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। सेम एज मिक्सचर को आप डिवाइड करते हैं होमोजेनियस एंड सेकंड इज हेटेरोजेनियस। सो मैटर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे या केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हम मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, सेम एज मिक्सचर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। एलिमेंट आल्सो डिवाइडेड, फिर हम इसको 3 वे में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका सॉलिड, सेकंड हो गया आपका लिक्विड, एंड थर्ड हो गया आपका गैस। तो एलिमेंट हो गए आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और कंपाउंड क्या हो गया आपके? कंपाउंड होते हैं आपके इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो कंपाउंड हो गए आपके ऑर्गेनिक एंड सेकंड हो गया आपका इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंस, ये हो गया आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट आल्सो डिवाइडेड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम है मिक्सचर डिवाइडेड इनटू 2 वे, फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेटेरोजेनियस। तो सबसे पहले आते हैं किसमें? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे? तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसका कंपोजिशन, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंपोजिशन फिक्स होता है, यानी वो मैटर जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। अगर कंपोजिशन फिक्स है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है? प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले आता है आपका एलिमेंट। अब एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? किसे कहेंगे हम एलिमेंट? तो एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एलिमेंट से बना होता है, यानी जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? केवल एक ही टाइप के होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो,
जैसे आपका कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे हम ले लीजिए सोडियम, दैट इज सोडियम एलिमेंट। इस सोडियम एलिमेंट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे, वो सब एक जैसे होंगे। सपोज हम ये मान के चलें कि हमारे पास सपोज 10 ग्राम सोडियम, तो इस 10 ग्राम सोडियम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे या जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल जिस चीज़ से भी मिलके बना होगा, एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिससे भी मिलके बना होगा, वो क्या होंगे, साइज से और मास में सब सेम होंगे, यानी उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका एलिमेंट, यानी एलिमेंट में केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, एक जैसा होता है। दूसरा आपका आता है कंपाउंड, ये तो हो गया आपकी एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंट। सेकंड आ गया आपका कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है, जब हम किन्हीं दो एलिमेंट को एक फिक्स रेशो में कंबाइन कराते हैं, और टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। जब एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तो तब क्या बनता है, कंपाउंड। यानी कि जब कोई दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं या फिक्स रेशो में रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की वो फॉर्म है जिसपे उसके कांस्टेंट पार्टिकल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो क्या है, एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस की वो फॉर्म जिसमें कि कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, एक जैसे होंगे। कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, जिनसे मिलकर बना हुआ, वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकते हैं, यानी जिनसे वो मिलकर बना हुआ वो उसकी क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल। अगर कांस्टेंट पार्टिकल का साइज, शेप, मास ये सब एक जैसा है, इक्वल है, तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। यानी एलिमेंट में सेम कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, ये एलिमेंट की पहचान है। और दूसरी एक चीज़ और कि हम इसको किसी भी फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते, एलिमेंट को हम किसी भी फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते, समझ रहे बात को? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशो में तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। अब कैसे बनेगा कंपाउंड, अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, ये सोडियम क्या है, ये एलिमेंट। अब चलो क्लोरीन को गैस नहीं लेते, क्लोरीन को फिलहाल हम एलिमेंटल फॉर्म में लेंगे। ये क्लोरीन भी क्या आ गई, एलिमेंटल फॉर्म। मैंने तुम्हें 10th में बताया था कि क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। तो ये क्या है, बाई मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये मोनो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती, ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती। यानी ये ऐसे नहीं होगा O या H या Cl, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती। क्या होते हैं, डाई एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ये मैंने तुम्हें अच्छी तरह से बता देता हूँ, ये मोनो एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते। मोनो एटमिक फॉर्म में ये क्यों एग्जिस्ट नहीं होते, क्योंकि मोनो एटमिक फॉर्म में अगर ये आते हैं तो ये हाईली, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इनकी बहुत हाई होती है। यानी इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, और किस फॉर्म में आ जाते हैं, डायटोमिक फॉर्म में आ जाएंगे या ये कंपाउंड फॉर्म में आ जाएंगे। सेम एलिमेंट के साथ मिले तो डायटोमिक फॉर्म में आ गए, जैसे Cl प्लस Cl। अगर हम यहाँ पे देखें Cl प्लस Cl तो क्या दे रहा है, Cl2। सेम एलिमेंट मिले, सेम एलिमेंट किस फॉर्म में आ गए, मॉलिक्यूल। ये फॉर्म क्या हो गया आपकी, ये हो गई मॉलिक्यूल फॉर्म। और अगर ये सपोज किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है, जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट हो रहा है कौन, क्लोरीन, तो क्या बनाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंपाउंड। अब देखो
कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो वहाँ पे एलिमेंट का एक फिक्स रेशो होता है। अब यहाँ पे देखो सोडियम के कितने आइटम है, 1, क्लोरीन का कितना है 1, तो एक एटम या एक आयन या एक मॉलिक्यूल इसका सोडियम का और एक क्लोरीन का क्या बना रहे 1 मॉलिक्यूल ऑफ, इसको क्या ले लिया हमने 1, चलो मोल ले लेते हैं 1 मोल, या 1 मोल, और 1 मोल क्या बना 1 मोल जब सोडियम 1 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ तो 1 मोल क्या बना आपका NaCl। 1 मोल का मतलब क्या होता है 1 मोल ऑफ एलिमेंट मीन्स होता है कि इसके अंदर 1 मोल का मतलब ये होगा 1 मोल इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होंगे पार्टिकल्स 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब ये पार्टिकल जैसे हम इनको क्या ले सकते हैं, अगर एलिमेंटल फॉर्म में अगर पार्टिकल सपोज इसके एटम है तो कितने आइटम हो जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम। अगर ये आयन है तो इतने आयन, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल। तो 1 मोल का मतलब कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। पार्टिकल क्यों लिखा मैंने पार्टिकल इसलिए लिखा कि हम इसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि अगर ये बाइनरी एटम से बना हुआ है तो पार्टिकल को हम क्या लिख देंगे एटम, अगर ये आयन से बना हुआ तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे आयन, अगर ये मॉलिक्यूल से बना हो तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा पार्टिकल लिखा, समझ। तो ये है 1 मोल का मतलब, यानी 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ये फिक्स अमाउंट है 6.02 इंटू 10⁻23 और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अवागाड्रो नंबर। क्या कहते हैं इसे अवागाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये नंबर अवागाड्रो ने अवागाड्रो साइंटिस्ट था, उसने पर्टिकुलर ये नंबर नहीं दिया था, उसने इस चीज़ पे रिसर्च बहुत की थी, लेकिन ये जो नंबर है ये नंबर बाद में जब उसमें कैलकुलेशन की गई तो तब ये नंबर जब निकाला गया कि किसी भी 1 मोल का जो मीन्स होता है वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है, ये तब अवागाड्रो के ऑनर्स में, यानी उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया था इन चीज़ों पे, एटम पे, मॉलिक्यूल पे या मोल पे, मोल का, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उसने रिसर्च की थी। तो उसके ऑनर में जब वो मर गया तो उसके ऑनर में इस नंबर को अवागाड्रो नंबर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना अवागाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, यानी यही वैल्यू क्या होती है 1 मोल की होती है। तो 1 मोल में अब 1 मोल वॉल्यूम हो सकता है, 1 मोल वॉल्यूम में कितने पार्टिकल होंगे, कितने पार्टिकल होंगे, समझ रहे। तो ये चीज़ अगर जहाँ पे भी 1 मोल आएगा तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो 6.02 10⁻23 होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, हमें कंपाउंड देख लेते हैं। तो कंपाउंड में मैं क्या बता रहा था कि इनमें क्या होता है एक फिक्स रेशो होता है कंपाउंड। जब कंपाउंड आपस में, जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कंपाउंड किस फॉर्म में आया, कंपाउंड कब एग्जिस्ट होता है या कब बनता है, जब एलिमेंट एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं या एक फिक्स रेशो में रिएक्ट होते हैं। अगर फिक्स रेशो में रिएक्ट नहीं होंगे तो ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और जैसे एक एग्जाम्पल ले लें हम, ये ले लेते हैं वाटर, H2 + O2 gives H2O, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव्स वाटर। ठीक है, जनरली ये जो रिएक्शन होती है क्या होती है, H2 + O2 टू गिव्स, हम बैलेंस करते हैं तो 2H2 हो जाता है, तो ट्वाइस ऑफ H हो जाता है। हम यहाँ पे जनरली इस रिएक्शन को ये देखें कि ये हो कैसे रही है। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में लेके चलूँ, वैसे मैंने तुम्हें बताया कि एलिमेंटल फॉर्म में आता नहीं, रिएक्शन इसकी ये हो, लेकिन हम एक मान के चले फॉर एग्जांपल कि ये रिएक्शन ऐसी है।
अब यहाँ पे देखो कैसे फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ? 2। ठीक है, हम इसको ग्राम में मान के चलते हैं कि कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 1 जा 1 × 2 2 1 जा 2। हम ये मान के चले कि 2 ग्राम हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इनटू कितना हाइड्रोजन है? 2 = 2 ग्राम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ये हमने 16 ग्राम मान लिया। अब रेशियो देखो इसका, हाइड्रोजन कितने ग्राम है? 2 ग्राम। रेशियो ऑक्सीजन कितना है? 16। क्या रेशियो हो जाएगा? 1:2। कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16। क्या रेशियो है इसमें? 1:2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में मिलते हैं, यानी 1:8 में मिलते हैं, तो तब जाके क्या बनता है? 1 मोल ऑफ वाटर मिलता है। समझ रहे बात को? कि वाटर उसी कंडीशन में बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। अगर नहीं है तो वाटर नहीं बनेगा। तब चाहे तुम कितनी भी हाइड्रोजन ले लो, कितनी भी ऑक्सीजन ले लो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है? फिक्स रेशियो होता है जब कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। ये वाटर क्या है? ये वाटर कंपाउंड है। जब कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होती है तो कंपाउंड फॉर्मेशन तभी होती है जब एलिमेंट में एक फिक्स रेशियो होता है, यानी एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो उनमें जब एक फिक्स रेशियो होता है तो तभी जाके कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा था एलिमेंट, फिर हमने फर्दर डिवाइड किए थे किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड के बारे में मैंने तुम्हें पिछले या प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। क्या होता है सॉलिड? सॉलिड को तुम जानते हो, सॉलिड को हम 6 7 8 से पढ़ रहे हो, 9 10 में भी पढ़ा। पिछली बार भी मैंने बहुत अच्छी तरह से तुम्हें सॉलिड की एक पूरी प्रॉपर्टी लिखाई थी। क्या होता है सॉलिड? हार्ड होता है। क्यों होता है सॉलिड हार्ड? क्योंकि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है या इंटर आयनिक फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब आपस में उनके इतना ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, अपनी जगह से हट नहीं सकते। तो क्या होगा? जब हट नहीं सकते तो क्या होगा? वो फिक्स शेप में आ जाएंगे। तो इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है तुम लोगों ने। तो क्या है? सॉलिड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं, लश्यर होते हैं, शाइनिंग। तो ये क्या है? सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है। लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है? मैलेबल नहीं होता लिक्विड। गैस भी मैलेबल नहीं है, लिक्विड डक्टाइल नहीं है, मैलेबल नहीं है, लश्यर भी नहीं आता गैस में भी लिक्विड में भी। तो ये गैस और लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज है। क्योंकि इनके बीच में जो क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब है जो इंट्रैक्शन वर्ड है, इंट्रैक्शन वर्ड हम दोनों चीज़ों के लिए यूज करते हैं। समझ रहे बात? दोनों चीज़ों का मतलब क्या हो गया? दोनों चीज़ों का मतलब ये है कि अगर सपोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर हम उसकी जगह ये लिख दें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, तो वो दोनों चीज़ों का, अगर सपोज वहाँ पे रिपल्शन लग रहा है तो रिपल्शन के लिए भी यूज होता है, अट्रैक्शन हो रहा तो अट्रैक्शन के लिए भी यूज होता है। तो अगर आप इस वर्ड को लिखते हैं इंट्रैक्शन तो वो दोनों के लिए यूज होता है। मतलब वहाँ पे तो पर्टिकुलर ये नहीं लिखना पड़ता आपको कि यहाँ पे रिपल्शन फोर्स हो रहा है या यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। ठीक है, तो जनरली हम उसे किसमें? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में लिखते हैं। वो एक अंडरस्टूड हो जाता है, वो बता देता है हमें कि ये यहाँ पे रिपल्शन लग रहा है, ये अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो जो सॉलिड होता है उसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके मॉलिक्यूल में या उसके एटम में या आयन में। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए लिक्विड फ्लो करता है।
गैस में क्या है, गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो क्या है, चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद आता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड मैंने बताया आपको, कंपाउंड फिर क्या होता है, 2 टाइप्स का कंपाउंड। 2 टाइप्स का किस, कौन कौन सा, एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तुम लोगों ने 10th में 4th चैप्टर पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कार्बन की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कैटिनेशन। सेल्फ कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक होकर एक चेन बना लेता है, यानी जैसे ये क्या बनती है, कार्बन 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 कार्बन, इसकी क्या बन जाती है, लॉन्ग चेन बन जाती है, लॉन्ग चेन बना लेता है, क्लोज चेन बना लेता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, सेल्फ कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये कार्बन की बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। और आज की डेट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री का एक सेपरेट पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपाउंड हैं उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारे क्या है, कार्बन मेड है। और वो किस में पढ़े जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, उन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो कार्बन मेड होते हैं, किससे बने होते हैं, जो कार्बन से। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक इसेंशियल एलिमेंट है। और कार्बन के अलावा, तब ये कार्बन के अलावा क्या हो सकते हैं, कार्बन के अलावा ये हाइड्रोजन से लिंक हो सकते हैं, ऑक्सीजन से लिंक हो सकते हैं। इससे लिंक हो सकते हैं, कार्बन किसके साथ लिंक हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ, या और कंपाउंड के साथ ये लिंक हो सकता है। तो ये इनके साथ लिंक होके क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाता है। जस्ट बेटा ठीक, क्लियर। तो कार्बन की क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है, और कार्बन की ये जो यूनिक प्रॉपर्टी यही इसको स्पेशल भी बनाती है। और यही स्पेशलिटी इसकी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक पूरी की पूरी बुक के रूप में है। और आज की डेट में लगभग 40 लाख कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि जो कार्बन मेड है, 40 लाख कंपाउंड, और इसेंशियल कंपाउंड भी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो प्लांट में मिलते हैं या एनिमल में, अदरवाइज और कहीं नहीं मिलते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, जो क्या होते हैं, कार्बन मेड होते हैं। कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये एलिमेंट होते हैं। तो जिन कंपाउंड में कार्बन एक इसेंशियल एलिमेंट होता है, उन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और दूसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है, वो 118 एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिएक्ट करते हैं और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे क्या होगा, जैसे H2+ टू गिव्स H2, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे Na+Cl2 दैट इज ट्वाइस ऑफ NaCl, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे C+H2CH4, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
है सी प्लस ओ, जैसे यहाँ पे C प्लस H2 प्लस O लिख सकते हो, जैसे CH3OH, C प्लस N में लिख सकते हो जैसे तुम CH3Cl। समझ रहे बात? तो ये क्या है, ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड है क्या है, ये इनऑर्गेनिक। पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ना तुमने, 118 एलिमेंट है, एलिमेंट तो 118 है, तो 118 एलिमेंट में जो आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। मिक्सचर किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट बिना किसी एक प्रॉपर रेशियो की, बिना किसी प्रॉपर रेशियो की क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मिक्सचर। जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में क्या है, 78% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन है, और जो बाकी है वो क्या है, 21% ऑक्सीजन है, जो बाकी और अदर थिंग्स है। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर रेशियो नहीं है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे कंपाउंड में हमने देखा कि एक प्रॉपर रेशियो होता है, यहाँ पे कोई प्रॉपर रेशियो नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। ठीक है, जहाँ पे कि एक प्रॉपर रेशियो नहीं होता, बहुत सारे कंपाउंड या बहुत सारे एलिमेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होके एक पर्टिकुलर थिंग्स बना लेते हैं, तो क्या मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जिसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट है या जो हमारे पास थिंग्स हैं वो एक जैसी है, वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे मिक्सचर क्या कह सकते हैं, आजकल गर्मियों का टाइम है ना, नींबू पानी पीते होंगे, पीते हो, और उसमें क्या करते हो, पानी लिया, नींबू डाल दिया, चीनी डाल दी, घोल दी ना चीनी, पुदीना डाल दिया या और भी चीज़ें डाल दी, मिक्सचर बन गया। तो वो क्या हो रहे हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो जब सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, अब इसमें कोई फिक्स रेशियो तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं कि पानी हमने इतना रेशियो में लिया, नींबू हमने इतना रेशियो में लिया, चीनी इतना रेशियो, कोई फिक्स रेशियो तो नहीं है ना, कोई फिक्स रेशियो नहीं है इनका, लेकिन क्या है, सब एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब कंपोजिशन क्या होता है कि उसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, लेकिन अलग अलग है, यानी जैसे सैंड एंड वाटर। अब अगर तुम एक बर्तन में, पॉट में मिट्टी और पानी एक साथ बना दो, उसका मिक्सचर बना दो, उसके गंदला सा रहेगा, लेकिन 1-2 घंटे बाद देखोगे तो पानी क्या है, ऊपर और मिट्टी नीचे जम जाएगी। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, जिसमें कि जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। हाइड्रोजीनस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, होमोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और हाइड्रोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। यानी हम उसको एक बाउंड्री लाइन से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर और सैंड का आपने अगर सॉल्यूशन बनाया तो उसको एक सेपरेट बाउंड्री से आप उसको आप एक बाउंड्री से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हमें दिख जाता पानी पानी ऊपर, अगर हम उसे निकालना चाहिए तो आराम से निकाल सकते हैं, नीचे क्या है, मिट्टी मिट्टी जमी है। ठीक, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था। इसके बेसिस पे प्योर एलिमेंट एंड मिक्सचर था। प्योर एलिमेंट पे 2 फॉर्म में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस पे 2 फॉर्म में आ गए आपके, एलिमेंट्री फॉर्म एंड कंपाउंड फॉर्म। फिर एलिमेंट्री फॉर्म आपके हो गए सॉलिड, लिक्विड, गैस। कंपाउंड फॉर्म हो गई आपकी कौन से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर फिर 2 वे में आ गए आपके, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है, और कल हम साइंटिफिक नोटेशन करेंगे कि कैसे हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय।